डिलीजेंट स्टडी एसी के में आपका स्वागत है। मैं आज पार्ट 2 कर रही हूँ चैप्टर 1 का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 का। इसकी फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और अब ये जो है हमारा सब टॉपिक 3 है। आज मैं 3 और 4 कवर करूँगी, बरियल कस्टम्स तक मैं आज कवर कर लूँगी। और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टाउन प्लानिंग एंड सेटलमेंट टाइप से। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि इसका नाम है क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी, इसीलिए इसका नाम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहें या हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन कहें, इसीलिए हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं हम लोग। लेकिन हड़प्पा एक ऐसी साइट है जहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हम गैदर नहीं कर पाए, या यूं कह लीजिए कि एक्सकवेशन ज़्यादा कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हड़प्पा जो साइट है ना, वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो लोकल्स थे वहाँ पे, उनको पता नहीं था कि ये कोई इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बिलोंग करने वाली साइट है। उन्होंने क्या किया, बस एक ईंटों का ढेर देखा और वो ईंटें जैसे कई जगह आप पढ़े, हो सकता है इससे रिलेटेड टर्म पढ़े, ब्रिक थीव्स, मतलब ईंटें चोरी करके ले जाते थे लोग जैसे इस साइट से। उनको नहीं पता था कि ये कोई इंपॉर्टेंट साइट है। तो आगे पीछे के लोग, ईंट की जरूरत पड़ी, अच्छा इस इलाके में ईंट है, ईंट उठाई ले गए। चीजें पड़ी हुई हैं, वो तितर बितर हो गई, चीजें टूट फूट गई। किसी ने को ये इस तरह की इंपॉर्टेंट जो साइट्स होती है उनको तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो भी कंट्री है वो ही जब पता चलेगा तभी उसको साइट, इंपॉर्टेंट साइट डिक्लेयर करके उसको प्रोटेक्ट करेगी। पर जब तक ये पता चला कि हड़प्पा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट होने वाली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, या इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी कोई सिविलाइजेशन थी इंडिया इंडिया और पाकिस्तान की, या कोई सिविलाइजेशन थी ऐसी जो इंडस के आगे पीछे मतलब अराउंड डेवलप हुई है, तब तक काफी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी हड़प्पन साइट। ऐसा नहीं है कि बाकी साइट्स भी सरवाइव काफी कर गई हैं, पर हड़प्पा तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो इसीलिए हड़प्पा डिस्कवर पहले हुई है, लेकिन इससे उतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती जितनी हमें मिलती है मोहनजोदारो से। इसीलिए मोहनजोदारो एक बहुत ही वेल नोन साइट है। ठीक है। और हमारी बुक में भी जो केस स्टडी दी गई है वो मोहनजोदारो की ही इम्पोर्टेंट, मतलब टाउन प्लानिंग में वो मोहनजोदारो की ही दी गई है। ठीक है। अब बेसिक जो लेआउट है लार्जर सेटलमेंट्स का, बड़ी बड़े जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जैसे हड़प्पा कह लीजिए, मोहनजोदारो कह लीजिए, या कालीबंगन कह लीजिए। कालीबंगन राजस्थान में है, हड़प्पा मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। तो ये जो इस तरीके की जो हमारी साइट्स थी, इनका जो बेसिक लेआउट है, ठीक है, वो काफी सारा सेम है। अब जो हड़प्पन साइट्स की जो मोस्टली जो तरीका है उनको कंस्ट्रक्ट की गई है, जैसे वो उनमें मोस्टली ये है कि एक सिटाडेल है, एक लोअर टाउन। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही है। किसी में कुछ एडिशन हो जाएगी कि सिटाडेल के साथ बेली करके कोई एक एरिया और ऐड हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, या दोनों जो सेटलमेंट्स हैं उनके बीच में गैप कम है, कुछ है, वो हमने उन साइट्स को नहीं पढ़ना है। हमने फोकस करना है मोहनजोदारो में, और एक जनरल आउटलाइन हमने पढ़नी है कि सेटलमेंट बेसिकली थी किस तरीके की हड़प्पन साइट्स में। एक जनरल है हमारे पास एक इंफॉर्मेशन जो हम करने वाले हैं। सेटलमेंट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, एक सिटाडेल हो जाता है, एक लोअर टाउन हो जाता है। अब बिल्डिंग्स जो थी, सिटाडेल क्या होता है, हमारे वेस्टर्न साइड पे होता है, वेस्टर्न साइड में थोड़ी ऊंचाई में। और सिटाडेल का मतलब होता है गढ़, इसको हिंदी में कहेंगे गढ़ या दुर्ग। गढ़ वर्ड तो आपने शायद पद्मावत मूवी में भी सुना होगा। एक ऐसा एरिया जो पहले ऊंचाई पे, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था ईंटों का। ठीक है, ईंटें जोड़ जोड़ के पहले एक पूरी फाउंडेशन दी जाती थी, उसके बाद उसके ऊपर कोई आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे। वो सिस्टम था हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में। सिटाडेल मतलब जो ऊंचाई पे है, ठीक है। लोअर टाउन जो कि ईस्टर्न साइड में है लेकिन थोड़ा कम ऊंचाई पे है, नीचे की तरफ है। ठीक है। लोअर टाउन में मोस्टली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी किसी के दो मंजिला घर होते थे, किसी के एक या दो कमरे का घर होता था। इतनी वेरिएशन भी है। ठीक है, लेकिन होती रेजिडेंशियल एरियाज ही थे। मतलब कुछ रिच फैमिलीज रहती होंगी, मर्चेंट फैमिलीज, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि लोअर टाउन में रहना रहना वहने का, या छोटी मोटी वर्कशॉप्स होती थी, कुछ ज्यादा खास नहीं। लेकिन सिटाडेल जो है उसमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होंगी, जैसे कोई रिचुअल से हो सकता है, कोई कॉलेज हो। मोहनजोदारो की साइट प्लान अगर आप देखो अपनी बुक में निकाल के, वहां पे कॉलेज करके कॉलेज का भी दिया हुआ है कि भाई हो सकता है यहाँ कॉलेज था,
या इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स थी वो हमारे पास आती हैं कहाँ पे, सिटाडेल में। ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो है वो आती हैं सिटाडेल में। तो बेसिकली और आगे जैसे हम आगे जब करेंगे सील्स और ट्रेड और ये सब करेंगे, तो हम ये भी देखेंगे कि हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट, जो आप कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई बिल्डिंग होगी, तो वो भी अगर उसका भी कोई एविडेंस हमें मिला है तो वो मिलता है सिटाडेल में, यानी कि दुर्ग में, यानी कि गढ़ में। अब आप वो मूवी में एक बार अगर आप एटलीस्ट, अगर आप रिकॉल आपने देखी है और आप रिकॉल करते हो, तो आप खुद ही देख लेना कि वो किस तरीके का गढ़ है, और वहां पे जैसे एक रॉयल फैमिली रहती है, तो ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि शायद वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होती थी, और वो एक्टिविटीज अगर होती थी तो होती थी सिटाडेल वाले एरिया में। लोअर टाउन में सिंपली रेजिडेंशियल एरिया है, या छोटी मोटी बहुत ही ऑर्डिनरी वर्कशॉप्स। ठीक है। अच्छा, और बिल्डिंग्स कैसे कंस्ट्रक्ट होती थी सिटाडेल में कह लीजिए, या लोअर टाउन में कह लीजिए। बिल्डिंग्स पहले आपकी कंस्ट्रक्ट होंगी एक ब्रिक प्लेटफॉर्म में। मैंने जैसे अभी बताया, एक पहले ईंटों का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर घर बनाए जाएंगे। तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपने अपनी जो बिल्डिंग एक्टिविटी है, कि मतलब घर कितने एरिया में बनना चाहिए, कितना बड़ा बन सकता है ना, बहुत बड़ा मतलब एरिया कितना वो ले सकता है, अगर हमने 10 घर बनाने हैं तो वो कितने एरिया में बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो चीज तो पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर ली, कि भाई या आप कह लीजिए प्लान कर लिया कि इतना मैं बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ब्रिक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, तो इसके बाद ही वो जो घर है, इसके ऊपर इतने ही एरिया में वो घर आप बनाओगे। मतलब डायरेक्ट आप जमीन पे नहीं बना रहे हो, पहले एक प्रॉपर फाउंडेशन दे रहे हो, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, उसके बाद आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। और ड्रेनेज सिस्टम भी पहले ही बना दिए जाते थे, उसके बाद घर बनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो टाउन प्लानिंग सिस्टम है, जो सेटलमेंट टाइप है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में, जो यहाँ पे इनकी सेटलमेंट टाइप्स हैं, ये पहले प्लान की जाती थी, उसके बाद कंस्ट्रक्ट किया जाता था इनको। ठीक है। ऐसे ही कहीं भी मन किया वहीं पे हमने अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी या कुछ किया, ऐसा नहीं होता था। और इतनी प्लानिंग, और ये जो इतनी प्लानिंग जो हमें तकरीबन इन जनरल हर साइट में दिख रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में एक व्यू, मतलब कई लोगों, हिस्टोरियंस को और आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी सोच में आता है कि शायद कोई कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, नहीं तो इतना एक जैसा प्लानिंग जो है हर हड़प्पन साइट की क्यों है। इतनी सारी साइट्स हैं, कितनी सारी तो पाकिस्तान में है, कितनी सारी इंडिया में है, तो इनकी एक जैसी क्यों है टाउन प्लानिंग। हो सकता है कोई एक कॉमन रूलिंग रूलिंग फैमिली हो या क्लास हो। ठीक है। अभी कुछ कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है, हम जानते हैं वो डिसाइफर नहीं हुई है। ठीक है। सिटीजन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट सिविक या रिलीजियस या एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी हैं वो मिलेंगी आपको सिटीजन में मिलेंगी। एक इम्पॉर्टेंट जैसे वेयर हाउस, ग्रेट बात, ये ग्रेट बात तो मैं आपको अभी मैंने एक पिक्चर के साथ ही मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में। वेयर हाउस एक ग्रेट बात के साथ ही आपको दिखेगा आसपास से, अगर आप देखोगे कभी इसकी पिक्चर, तो वेयर हाउस ऐसा लगता है कि इसकी जो रूफ है वो तो सरवाइव इसने नहीं किया, क्योंकि वो वुड से बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी, वो तो सरवाइव नहीं की। लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ा ही मजबूत स्ट्रक्चर था, बहुत बड़ा था। और जो उसका जिस ईंटों के जिस जो प्लेटफॉर्म पे जिस के ऊपर ये कंस्ट्रक्ट किया गया था वो है, उसी को स्टडी करके पता चलता है कि हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर उस टाइम का मोहनजोदारो में था। और ये मोहनजोदारो के सिटीजन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हमने मोहनजोदारो की ही केस स्टडी लेनी है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये है आपका सिटाडेल, ये जो ऊंचाई पे है, ये है दुर्ग आपका, सॉरी, हाँ, सिटाडेल हुआ ये आपका। ठीक है। और ये जो लोअर एरिया में आपको दिख रहे हैं टूटी हुई, मतलब ये जो दिख रहे हैं, ये घरों के हैं, रिमेन्स हैं, जो उस टाइम पे लोअर टाउन में जो बन रहे थे रेजिडेंशियल एरियाज, ये उसके रिमेन्स हैं। ये है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो सामने आपको स्टेप्स नजर आ रही हैं, ये आप एक ये, और इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे है,
ठीक है, स्टेप्स हैं, इन सीढ़ियों से नीचे आकर यहाँ पे पानी भरा होता था। ठीक है, तो ये एक आपका नॉर्थ और साउथ में अपोजिट उसमें ये एक सीढ़ियां लगी हुई थी जिसमें नीचे आके लोग इसमें कोई मतलब इसमें बात करते थे, शायद रिचुअल बात था, कोई क्या था हम नहीं जानते, बट क्या मानते हैं कि जो जिस तरीके के रिमेन्स मिल रहे हैं तो हो सकता है किसी तरीके का कोई रिचुअल बात लेते हों इसमें। ये तकरीबन 3 मीटर डीप है। ठीक है, इसकी गहराई 3 मीटर डीप है। और ये देखिए, ये जो है ये चारों तरफ से एक कॉरिडोर, इट इज सराउंडेड बाय ऑल फोर साइड्स बाय अ कॉरिडोर। ठीक है, और इसके साथ में ही एक कमरा है, वहां एक बहुत बड़ा सा कुआं है जो कि यहाँ पे ग्रेट बाथ में पानी सप्लाई करता है। और इनफैक्ट यहाँ ये भी प्रोविजन था कि आपको गर्म पानी की भी इसमें सुविधा उपलब्ध होती थी, ऐसा भी पता चला है। और ड्रेन्स जो है वो साथ में अटैच्ड है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम तो इनका इतना प्रॉपर है कि भाई ड्रेन्स जो है वो साथ में अटैच्ड है। और इसी कॉरिडोर में नॉर्थ के अक्रॉस जो आपकी लेन जा रही है, एक छोटी सी बिल्डिंग जहां पे 8 बाथरूम्स है। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है जो यहाँ पे आगे मतलब इसके साथ में एक एडजेसेंट रूम, एक बहुत बड़ा वेल तो दिख रहा, वेल तो हमें पता उनके रिमेन्स तो हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली जो ये रूम्स हैं, ये जो पिलर्स हैं, ये देख सकते हैं आप सारे टूट चुके हैं इतना टाइम तक सरवाइव इनका। अब मतलब जब तक पता चला तब तक तो और भी खराब हो चुके थे। और ये जो ब्रिक्स लगी हुई है, ठीक है ना, ये जो ब्रिक्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ये देखिए काफी सारी जो हैं, काफी सारी ये भी जब तक नहीं पता था, काफी लोकल लोग इग्नोरेंस में ही जैसे उठा उठा के ले जाते थे, उनको पता नहीं था। जैसे किसी के लिए भी अगर हम हिस्ट्री के स्टूडेंट ना हो तो हमारे लिए भी ये क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से काफी सारी साइट्स जो हैं वो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की, वो बहुत ज्यादा अच्छी हालत में तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लोअर टाउन। ठीक है, अब लोअर टाउन में क्या था, ये जैसे ईस्टर्न साइड पे है, सिटाडेल या दुर्ग या गढ़ हमारा वेस्टर्न साइड पे है, लोअर टाउन ईस्ट पे है। ब्रिक्स के भी मैं डिटेल्स बताती हूँ, इसकी रेशो 4:2:1 जैसे है, मैं भी डिटेल्स इसकी बताती हूँ। अब यहाँ लोअर टाउन में हमें क्या मिलती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिलती हैं, काफी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे, पहले फाउंडेशन बनाएंगे उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसे होता था। ड्रेनेज सिस्टम तो कई बार ऐसे लगता है कि जो स्ट्रीट्स थी ना, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ऐसा लगता था पहले आपने बना दिया और घर उसके बाद बनाए, कि भाई पहले ड्रेनेज बता दो कि कहाँ कहाँ से क्या है, उसके बाद उसके साथ कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, इतनी प्लानिंग हमें लगता है ऐसी थी। अच्छा, ब्रिक्स का हम टॉपिक पहले डिस्कस कर लें। ये जैसे है, इनकी जो ब्रिक्स का साइज होता था, ये देखो आप, इसकी जो लेंथ है, आप अगर मान लो ये रेशो है 4:2:1 की, ठीक है, अगर मान लो लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, बहुत छोटी है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, तो आपकी ये जो इसकी ब्रेथ होगी ब्रिक की, वो 2 होगी, और हाइट जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, ये रेशियो थी। तो प्रीडोमिनेटली जो ब्रिक्स का साइज होता था यहाँ पे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में, जो ये यूज होती थी साइट्स में, हर अलग अलग साइट्स में, जो नॉर्मल जो साइज था वो 28/14/7 सेंटीमीटर था, ये इनका नॉर्मल साइज था। ठीक है, अब आप इसकी रेशियो निकालो तो ये भी 4:2:1, तो जो मर्जी मेजरमेंट हो लेकिन रेशियो इनकी सेम रहती थी। ठीक है, ग्रिड पैटर्न। अच्छा, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हमारी बनती थी, तो हमें ऐसा लगता था कि जो लोअर टाउन में अगर आप नोट करो तो जो रोड्स हैं, सड़कें बनाते थे, या जो स्ट्रीट्स थी जो इन्होंने बनाई हुई हैं, ऐसा लगता था जैसे ग्रिड पैटर्न है। ठीक है, आपकी जो रोड्स हैं और जो स्ट्रीट्स हैं वो राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही है। मान लीजिए कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, और साथ में ये स्ट्रीट्स जा रही है, ये 3 मीटर से 10 मीटर्स वाइड हो सकते हैं, ये मतलब एक, मैंने तो एक स्क्वायर टाइप में इसको बना के आपको दिखाया है, बट ये हो सकता है कि कई जगह 3 मीटर वाइड हो सड़क, कई जगह 10 मीटर वाइड हो, ये डिपेंड करता है। बट ऐसे था कि जैसे रोड्स और आपकी ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये बिल्कुल ही आपका राइट एंगल पे कट कर रही है। ठीक है, और ड्रेन्स तो हम, मैंने जैसे बताया कि कई जगह तो जहाँ पे ड्रेन्स लगानी होती थी तो पहले ड्रेन्स बनती थी, उसके बाद इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया बनाते थे, ये लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते थे। अच्छा, अब ये एक प्लान है हाउस का, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब देखिए,
लोअर टाउन में अलग अलग तरीके के घर थे, कुछ बहुत बड़े कुछ बहुत छोटे, ठीक है। हमने एक नॉर्मल एक जस्ट एक प्लान लिया है कि बेसिक प्लान मोस्टली हाउसेस का क्या था। अब अगर आप देखो तो ये है एंट्री डोर, ठीक है। अब ये है आपका कोर्टयार्ड, जो कोर्टयार्ड ये आपका आंगन जो कहते हैं, जैसे 18 नंबर जो है ये हमारा आंगन है, ठीक है। मोस्टली जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आप कह लो वीविंग कह लो, ये जो भी एक्टिविटीज होती थी इस तरीके की, वो सारी की सारी होती थी आंगन में बैठ के। 18 नंबर जो है ये हमारा आंगन है। और ये घर कुछ इस तरीके का बना होता था। 5 नंबर पे आप देखो, एंट्री से अगर आप जाओ तो सामने बंदे को 5A, ये जो है 5A के अंदर देखो ये दीवार दिखेगी, मतलब डायरेक्ट व्यू जो है वो घर का नहीं दिखेगा। दूसरी बात, आप ग्राउंड लेवल पे देख लो, वॉल्स में किसी वॉल में ये हम एक नॉर्मल पैटर्न था इसका हड़प्पन से साइट्स का, कि जो ग्राउंड लेवल पे जो आपकी ये जो दीवारें थी, इनमें कहीं विंडो नहीं होगी। तो प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था, इसका मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में। हर घर में अपना एक बाथरूम होगा, ठीक है। और साथ में और कोई ना कोई वॉल, चारों तरफ से कोई ना कोई एक वॉल ऐसी होती थी जो आपकी ड्रेन के साथ लगती थी, ठीक है, जो ड्रेन के साथ आपकी लगेगी। तो मतलब ड्रेनेज का पूरा बंदोबस्त था, प्राइवेसी का रखी हुई थी। और ये सारी की सारी जो है प्राइवेसी थी। और ये जितना और मतलब जो बाहर से कोई आएगा तो उसको घर के अंदर का व्यू नहीं दिखेगा, कोई खिड़की विड़की आपके ग्राउंड फ्लोर पे नहीं थी। कई घरों में एक एक दो दो जो कमरे के होंगे, वो तो जाहिर है उसमें ऊपर तो मतलब खिड़की तो हो ही नहीं सकती। पर जिनके 2 मंजिला या 1 मंजिला होते थे, तो ऊपर के कमरों में खिड़कियां जरूर होती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती थी। और आप ये देखिए, घर देखिए किस तरीके से, ऐसा है बिल्कुल सेंटर में आपके आंगन में ही सारी एक्टिविटीज जैसे है। आपके सारी एक्टिविटीज जो है आपकी, जो वीविंग या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो समर्स में होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो आंगन में यानी कि कोर्टयार्ड में होती है, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक बरियल्स का है। इससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी केस स्टडी बात करना चाहूंगी। वो देखिए, अभी हमारे सिलेबस में नहीं, कुछ नहीं, बट न्यूज में जैसे आया है, अगर हो सकता है आप में से कईयों ने सुनी हो। सिनौली एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे अभी 2018 में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। एक्सकवेशंस तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, 2005 में शुरू हो गई थी। तो सिनौली एक साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब इसको एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित कर दिया है। तो ये इस साइट पे क्या मिला है, हमें काफी सारे एक वॉरियर क्लास की के होने का एविडेंस मिला है, ठीक है। और वो एविडेंस कैसे मिला है, उनके बरियल्स को स्टडी करके पता चला। उनके बरियल्स को स्टडी करके पता चला है कि ये हड़प्पा के पैरेलल थे, वॉरियर क्लास थी। वॉरियर क्लास क्यों थे, क्योंकि जो इनके बरियल्स हैं, इनकी जो जहाँ पे ये दबाए गए थे, ठीक है, उस उनके साथ तलवारें, रथ, इस तरीके की चीजें मिली हैं। अगर आप इसको देखेंगे, गूगल सर्च करके देखेंगे, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मेरे ख्याल से 2019 या 20 में द हिंदू में इस पे एक आर्टिकल आया है, एक छोटा सा आर्टिकल है सिनौली पे, सिनौली डिस्ट्रिक्ट पे। तो अब मेरा पॉइंट क्या था इसको यहाँ डिस्कस करने का, कि बरियर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं कि भाई कोई दबाया गया है तो उसके साथ क्या चीजें हैं, तो हम उसको पढ़ रहे हैं कि भाई किसी को दबाया तो दबाया दबाया, तो उसके साथ जो चीजें मिली हैं उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जनरली क्या होता था, अगर कोई मरता था, गड्ढा खोद देंगे, उसमें उसको लिटा देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे जनरली। कई जगह होता था कि भाई आगे पीछे गड्ढा खोद के आगे पीछे पूरे इलाका उसके सराउंडिंग उसमें ईंटें लगा देंगे, फिर उसको कवर करेंगे। हड़प्पा में एक जगह कहीं कॉफिन बरियल मिला है, ठीक है, कॉफिन में डेड बॉडी को डाल के फिर नीचे दबाया गया है। हड़प्पा में कहीं एक जगह ये भी एविडेंस मिला है। तो अलग अलग जगहों, अलग अलग थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमें बरियल्स की, मतलब बरियल्स भी थोड़ा अलग अलग तरीके से मिले हैं हमें। लेकिन जनरली हम क्यों बरियल्स पढ़ रहे हैं,
हमने बुक में अपने इसी पे फोकस अगर करना है तो हम ये देखते हैं कि बरियल्स बेसिकली क्या है, कि इनके साथ जो तरह तरह की जो चीजें मिलती हैं उससे हमें पता चलता है कि भाई ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे, किस तरह की पॉटरी यूज करते थे, किस तरीके का मतलब किस तरह की क्लास थी। जैसे कुछ लोग थे वो कॉपर का शीशा इस्तेमाल करते थे, कॉपर मिरर यूज करते थे, कुछ जो थे बड़ी आम सी सिंपल सी चीजें यूज करते थे। तो मतलब कुछ मतलब आप ये कह लीजिए कुछ फाइनेंशियली वेल ऑफ क्लास भी थी, कुछ गरीब लोग भी थे, गरीब तबका भी था। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, किस तरीके के बर्तन थे, किस तरीके का सामान इस्तेमाल करते थे, क्या सारी जो डिटेल्स जो हमें, क्योंकि हमारे पास तो स्क्रिप्ट नहीं है तो उसके एब्सेंस में उसकी कमी जो है उसकी कमी को पूरा करने के लिए बेसिकली जो आर्टिफैक्ट्स है वो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन जो देते हैं, तो वो क्या देते हैं वो स्टडी करने के लिए। तो अब नॉर्मली क्या होता था, बरी कैसे कोई मरता था तो उसको जनरली कैसे बरी करते थे, भाई नॉर्थ की तरफ उसका सिर करते थे, पर ये जनरल है, हर जगह ऐसा हो ये जरूरी नहीं था। अब नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप ध्यान दो तो अभी भी अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से अगर पूछें तो वो बताते हैं कि जब इंसान खत्म नॉर्मली सिर सोते समय बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट की तरफ सिर करके मत सोइए, ईस्ट और साउथ की तरफ आप फिर भी कर लीजिए। बेस्ट डायरेक्शन वो ईस्ट बताएंगे, ईस्ट और साउथ में आप सिर करके सो सकते हैं। और अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसको पता हो कि मैं खत्म होने वाला हूँ, या मतलब जिसका पता हो कि इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, तो अक्सर उस इंसान को जमीन पे लिटाते हैं और उसका सिर नॉर्थ की तरफ करते हैं स्पेशली, क्योंकि ये माना जाता है कि नॉर्थ की तरफ सिर करेंगे तो उसके जो प्राण धीरे धीरे निकल रहे हैं वो आसानी से निकलेंगे। तो एक व्यू ये भी आता है कि क्या इस तरीके की नॉलेज भी इन लोगों के पास थी, क्या ये इस तरीके की नॉलेज भी रखते थे कि भाई इतने इस लेवल की कि इन्हें ये पता हो कि नॉर्थ की तरफ ही सर करना होता है, कि मरे हुए मतलब जो मरने वाला है या मर चुका है उसको नॉर्थ की तरफ उसका सिर करके आ, उसको दबाना चाहिए। तो एक मतलब थॉट ये भी आता है, एक अजम्पशन ये भी आती है आर्कियोलॉजिस्ट को। दूसरी जो चीज हम यहाँ पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स, किस तरीके की ऑब्जेक्ट्स मिलती हैं, यूटिलिटेरियन एंड लग्जूरियस। यूटिलिटेरियन हो गई आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, सादा सा जैसे सुई धागा हो गया, या बर्तन जैसे बर्तन कह या करछी हो गई, किचन के सामान हो गया, या कपड़े वपड़े या ऑर्नामेंट्स हो गए जो नॉर्मल। और लग्जूरियस में मतलब ऑर्नामेंट्स ही है, लेकिन बड़े बेशकीमती मतलब पत्थरों से बने हुए हैं जो लोकली आपको नहीं मिलते, जो स्पेशली कहीं से इंपोर्ट किए हों। या सिल्वर, गोल्ड, एक गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, सिल्वर के भी मिले हैं, और इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम मतलब गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करके ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें मिली हैं। तो जाहिर सी बात है जो बहुत ही कीमती पत्थरों से बना हुआ जो सामान मिला है वो लग्जूरियस उसमें आएगा, कैटेगरी में आएगा, और जो यूटिलिटेरियन है उसमें सिंपल सादी सी चीजें आती हैं। अब ये इससे और जिसकी जिस और जो लोग दबाए जाते हैं उनके साथ अक्सर ये चीजें भी दबाई हुई होती हैं। तो आप कौन से बरियल में कीमती चीजें मिली उससे पता चलता है अच्छा ये तो बहुत ही रिच होगा। यूटिलिटेरियन होगी तो इसका मतलब ये ठीक ठीक होगा, एवरेज मिडिल क्लास समझ लो उस तरीके का होगा। और कई जगह हमें ऐसी यूटिलिटेरियन चीजें मिली हैं जो बड़े कीमती पत्थरों से बनी होती हैं। ठीक है। अब आप समझ लीजिए प्लेट्स तो सबके घर में होती हैं, लेकिन चांदी की प्लेट क्या कहेंगे आप उसको, यूटिलिटेरियन या लग्जूरियस। तो इस तरीके की भी जैसे एक फायांस का मिला है, फायांस का आपको मिला है ना, स्पिंडल वर्ल्ड मिला है। ठीक है, फायांस एक बहुत ही कीमती चीज है। उससे एक जो धागे को लपेटने वाला होता है वो, अगर वो बना है उसी कीमती पत्थर से और वो मिला है किसी के बरियल में, तो ये सोचने वाली बात है कि अब इसको आप क्या कहोगे, आप ये कोई रिच था या ये कोई पुअर था। तो ये तो जाहिर है सोचने की बात ही नहीं है कि ये किस तरीके का होगा। तो जितने भी और उस ऐसा नहीं है कि उस एक पर्टिकुलर आइटम के बेस पे ही बता देंगे कि हाँ ये जो बरियल है ये इसमें ये तो ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, बाकी आर्टिफैक्ट्स भी उसके साथ जो होंगे वो भी स्टडी किए जाते थे। ऐसा नहीं है, अगर बहुत ज्यादा लग्जूरियस आइटम्स हैं तो बताने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा यूटिलिटेरियन आइटम्स हैं तो पता चल जाता है। सोशल डिफरेंसेस, अब इसमें ये सोशल डिफरेंसेस इसका मतलब रिच और पुअर का अगर कॉन्सेप्ट था, ठीक है, किसी के साथ कीमती चीजें जा रही हैं, किसी के साथ बहुत ही
कॉमन मतलब कम कीमती चीजें जा रही है, तो इसका मतलब क्या रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट डेवलप था? इसका मतलब क्या सोशल डिफरेंसेस थे? तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ ऐसा शायद था। ठीक है, ये स्पिंडल वोल है, ये तो नॉर्मल लकड़ी से बना हुआ है, पुराने टाइम का है, लेकिन ये स्पिंडल वोल जिसपे ये धागा लपेटा हुआ है, आप समझ लीजिए कि ये नॉर्मल किसी लकड़ी का या किसी और धातु का नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही एक ऐसे पदार्थ से बना हो जो कि लोकली ना मिलता हो, वैसा एक स्पिंडल वोल भी मिला है बरीन में। ठीक है, तो फायांस को आप लग्जूरियस आइटम में करोगे। ठीक है, लेकिन ये जो स्पिंडल वर्ल्ड है, जो जिसमें आप धागा लपेट रहे हो, ये है काफी यूटिलिटेरियन। उसमें आता है कि रोजमर्रा के काम में जो इस्तेमाल की जानी चीजें हैं, ये उसमें आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आज दो ही टॉपिक्स सोच रही थी कि कवर करूं, काफी सारी डिटेल्स मैंने इसकी शायद डिस्कस कर ली है। मैं चाहूंगी कि अगर कोई भी आपको इसमें डाउट्स हो या कुछ हो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले सब टॉपिक्स के साथ बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।